भले ही कोई पूरी दुनिया घूम ले, लेकिन जो सुकून और खुशी घर लौटने पर मिलती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अगर ये घर वापसी यमन जैसे युद्ध से पीड़ित देश से हो तो बात ये खुशी और बढ़ जाती है। यमन में भारत का ऑपरेशन राहत पूरा हो चुका है। यमन में भारत का ऑपरेशन राहत 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के दौरान चला। इस दौरान भारत ने यमन से अपने 4,640 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। इसके अलावा 41 देशों के 960 नागरिकों को भी भारत ने वहां से बाहर निकाला। ऑपरेशन राहत की सफलता पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को ट्वीट किया कि यमन से लोगों को निकालने का ऑपरेशन पूरा हो चुका है। जनरल वीके सिंह आज रात लौट रहे हैं और हम वहां अपने दूतावास को बंद कर रहे हैं। भारत सरकार का दावा है कि यमन में फंसे जो भारतीय वतन वापसी के इच्छुक थे उन्हें सकुशल वापस ले आया गया है। इसका श्रेय भारतीय सेना के साथ साथ विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह को भी जाता है, जिन्होंने खुद यमन जाकर न सिर्फ वहां फंसे एक भारतीय को बचाकर वापस भारत लाने का काम किया, बल्कि 41 देशों के नागरिकों को भी युद्धग्रस्त यमन से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। इन देशों में अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस भी शामिल थे। जाहिर है ऑपरेशन राहत ने दुनिया के मंच पर भारत का कद और बढ़ा दिया। शुक्रवार की सुबह जनरल वीके सिंह खुद भी यमन से भारत वापस आ गए। भारत आते ही उन्होंने सबसे पहले जी न्यूज के साथ यमन में अपने अनुभव बांटे। मैंने जनरल वीके सिंह का आज सुबह इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे उन्होंने भारतीय सेना की मदद से यमन में ऑपरेशन राहत को बेहद शानदार तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। साथ ही उन्होंने मीडिया के एक हिस्से को प्रेस्टिट्यूट की संज्ञा देने की वजह भी खुलकर बताई। जनरल वीके सिंह के मुताबिक हमारे देश के मीडिया का एक हिस्सा पक्षपाती है और ऐसे लोग देश के जवानों की उपलब्धियों को नजरअंदाज करने से भी बाज नहीं आते। उन्होंने ये भी कहा कि हथियार बनाने वाली कंपनियों की लॉबी उनके खिलाफ काम कर रही है। यमन से हीरो बनकर लौटने के बाद विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के पहले और इकलौते टीवी इंटरव्यू के कुछ विशेष अंश हम आपको दिखा रहे हैं। आप जनरल वीके सिंह का ये इंटरव्यू देखिए और ट्विटर पर #जनरलऑनजी के जरिए अपनी राय भी दीजिए। बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि हमें पता चला है कि जी न्यूज ने इस पूरे जो अभियान को सही रूप के अंदर दिखाने का काम किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे ये बताइए कि सबसे यादगार कोई ऐसा वाकया जिसमें आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि इस ऑपरेशन की ये चीज जो है कभी भूल नहीं पाऊंगा। देखिए, इस ऑपरेशन के अंदर एक चीज जरूर थी, खासकर ये जो आखिरी दिन का था और एक पहले दिन का था, जबकि इतने लोगों की भीड़ थी, इतनी आशाएं थी कि कैसे उनको निकाला जाए। उनको दिक्कत हो रही थी इमिग्रेशन को क्लियर कराने के अंदर, तो और खासकर छोटे छोटे जो बच्चे थे, तो वो एक जो उनके जो चेहरे थे आशा वाले, वो नहीं भूलेंगे कभी। क्या क्या कठिनाइयां आई हैं? हर रोज कुछ न कुछ नई चीज निकल कर आती थी। कभी पता चला कि रिफ्यूलिंग नहीं हो रही है क्योंकि वहां पर ठीक टाइम पर पैसे नहीं पहुंचे हैं जो उनके चार्जेस देने, या लैंडिंग के लिए जगह ही नहीं है। आपने पहले अप्लाई किया था, आज अप्लाई नहीं किया। कई चीजें ऐसी थी जिसमें दिक्कत थी। कल हमको परमिशन नहीं मिली लैंड करने की क्योंकि एयर ऑपरेशंस चल रहे थे, स्ट्राइक्स चल रही थी कोलिशन फोर्सेस की। तो एटीसी ने कहा कि आप वापस जाइए जिबूती। फ्यूल उतना नहीं था कि वापस जाकर फिर या होल्डिंग एरिया में जाकर कुछ कर सके। काफी कोशिश करने के बाद हमको समय मिला तो हम 600 लोगों को निकाल पाए। इसका श्रेय आपको दें क्योंकि आप पहली बार ऐसा मौका है कि एक मंत्री जो कि आर्मी का चीफ रह चुका है, वो ग्राउंड पर मौजूद था और फ्रंट से लीड करना जिसको कहते हैं वो कर रहा था, पूरी स्ट्रेटजी वहां प्लान कर रहा था। देखिए, फौजी होने का कुछ तो फायदा होता है और एक सबसे बड़ी जो चीज होती है फौजी की, वो हर चीज को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता है। तो एक तो उससे लोगों के अंदर भरोसा पैदा हुआ, दूसरा आप क्योंकि जमीन पर हैं तो आप हर चीज को, कोई भी दिक्कत अगर आती है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फौजी होने का इस चीज में मेरे ख्याल से फायदा जरूर मिला। लेकिन इस स्थिति में जब आपके सामने 5000 लोग हैं जिनको आप जत्थे के जत्थे निकाल कर ला रहे हैं, आप जानते हैं सब तरफ से गोलियां चल रही हैं और उस तरफ से आपके देश से आपके अपने ऊपर फायरिंग शुरू हो जाए, तो कैसी फीलिंग होती है? देखिए, ऐसा है कि वो कहते हैं कि नासमझ को क्या बोला जा सकता है। हमारे यहाँ बहुत नासमझ हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी एजेंडा के तहत काम करते हैं,
तो आपने पूरी मीडिया को वेश्या की संज्ञा क्यों दे दी? मैंने वैश्या की संज्ञा नहीं दी। देखिए, आप ही के चैनल पर इस शब्द का सही अर्थ बताया गया। ये शब्द उन लोगों के लिए चुना गया है जो किसी वजह से, किसी कारण से, किसी प्रलोभन से खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। पिछली बार भी जब मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके बाद गूगल से डेफिनेशन निकाल के दी थी। मेरे ख्याल से जो लोग इसके ऊपर ज्यादा उछल रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं यही सोचता हूं कि एक जिम्मेदार मीडिया कभी ऐसा नहीं करेगा जिससे लोगों को भ्रमित किया जा सके। दिक्कत क्या है? आप सेना के चीफ रहते हैं तो अखबार छाप देता है कि आप कू करने वाले थे। आप विदेश राज्य मंत्री बनते हैं, एक ऑपरेशन को अंजाम देने जाते हैं तो कहा जाता है कि डिजास्टर हो गया। और आप कहते हैं कि इंडिविजुअल एजेंडा है किसी का। आपके दुश्मन ज्यादा है मीडिया में, आपको ऐसा लगता है? बहुत से लोग हैं जिनके अपने अपने एजेंडा हैं। कई लोगों को मैंने एक्सपोज भी किया है मीडिया के अंदर, जो हैं जिन्होंने वो कू की स्टोरी चलाई, उनके बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर उन्होंने बड़े पैसे बनाए, कहां उनकी प्रॉपर्टीज हैं, सब मैंने मीडिया के ऊपर डाला, सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत से लोगों के एजेंडा हैं, और ये एजेंडा क्यों होते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि एक व्यक्ति अपना काम कर रहा है निष्पक्ष तौर पर, वो आपके दबाव के अंदर कोई गलत चीज नहीं करेगा, तो आप ऐसी चीजें निकालते हैं। कहीं ना कहीं कोई हथियार लॉबी इसमें होगी, कहीं ना कहीं, और है, मैं मानकर चलता हूं कि कहीं ना कहीं पर ये लॉबियां जो हैं वो इनको उकसाती हैं, क्योंकि उनको नुकसान हुआ है। नुकसान क्यों हुआ है? क्योंकि आप खराब चीज बेचना चाहते थे। बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में इस समय बोला नहीं जा सकता। देखिए, मेरा अपना मानना है 90% मीडिया बिल्कुल सही तरीके से चलता है। सिर्फ 10% ऐसा है जो शायद अपने आप अपनी साख बनाने के लिए कुछ ना कुछ गलत करते हैं। 90% ठीक चलता है, बहुत अच्छा चलता है, सही चीज बताता है देशवासियों को। लेकिन वो जो 10% जो है, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वो हाल है। मंत्री कितने ऐसे हैं सरकार में? पूरी कई हो सकते हैं, कई हैं, तो उनको भी बताया जाता है कि भैया आप जो बोल रहे हैं उसके ऊपर जरा ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो शाबाशी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अपने बॉस से, प्रधानमंत्री से? देखिए, मैंने आपको कहा कर्मण्यवादी का रास्ते, मुझे अपना काम करना था, मैंने काम कर दिया। काम अच्छा हुआ, खराब हुआ, कैसे हुआ, वो जजमेंट मैंने दूसरों के ऊपर छोड़ दी। अगला काम मिलेगा उसके ऊपर लग जाएंगे। ऑपरेशन राहत की सफलता में सेना का अभूतपूर्व योगदान रहा, लेकिन इस मिशन में जनरल वीके सिंह की भूमिका भी किसी हीरो से कम नहीं थी। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश का कोई मंत्री किसी युद्धग्रस्त देश में लोगों को बचाने के मिशन में खुद लगा हो और अपने सभी नागरिकों को सकुशल देश भेजने के बाद आखिर में वापस स्वदेश लौटा। पूरा देश जनरल वीके सिंह के साहस और कौशल की प्रशंसा कर रहा, और जनरल वीके सिंह इस प्रशंसा के पात्र भी हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका अंदाजा आपको यमन के हालात के बारे में जानकर होगा, जहां पिछले कुछ महीनों से गृह युद्ध ने हिंसक रूप ले लिया। यमन में हौती विद्रोहियों ने बगावत की हुई है, जिसकी वजह से यमन के राष्ट्रपति अब्द रबू मंसूर हादी को देश छोड़कर सऊदी अरब भागना पड़ा। यमन की सेना भी दो हिस्सों में बंट चुकी है। सेना का एक हिस्सा राष्ट्रपति हादी का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा विद्रोहियों के साथ मिल गया। यमन में सऊदी अरब के साथ मिलकर गठबंधन सेना विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चला रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यमन में फरवरी से जारी गृह युद्ध में अब तक 650 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 2200 लोग घायल हुए, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। ऐसे में ये आसानी से समझा जा सकता है कि जनरल वीके सिंह के नेतृत्व में पूरा हुआ ऑपरेशन राहत देश के लिए कितने गर्व का विषय है। जाहिर है, इस ऑपरेशन और सेना के जवानों पर सवाल उठाना किसी भी देशभक्त को चुभ सकता है। यही वजह थी कि प्रेस्टिट्यूट शब्द जनरल वीके सिंह की जुबान से बाहर आया और फिर विवाद बढ़ता चला गया। हमें लगता है कि जहां देशहित का सवाल हो, वहां एजेंडा और आलोचना दोनों से ही परहेज किया जाना चाहिए। डीएनए में कल हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान ने
भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी जकी उर रहमान लखवी की रिहाई वाली लॉटरी लग गई। लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम लखवी की रिहाई के ऑर्डर का संपूर्ण डीएनए टेस्ट तभी करेंगे जब उसे रावलपिंडी की अदियाला जेल से बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। और आज पाकिस्तान की बेशर्मी की बदौलत वो घड़ी आ भी गई। इसलिए हम पाकिस्तान के आदरणीय आतंकवादी लखवी और पाकिस्तान सरकार की आतंकवादी देवो भव वाली सोच का विश्लेषण करेंगे। आज पाकिस्तान ने जो पाप किया है वो मुंबई हमलों में शहीद हुए लोगों के परिवार वालों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी जकी उर रहमान लखवी को रावलपिंडी की अदियाला जेल से निकालकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अदियाला जेल प्रशासन की तरफ से मीडिया को लखवी की रिहाई की कोई जानकारी भी नहीं दी गई। यानी एक सोची समझी रणनीति के साथ आज पाकिस्तान ने इंसानियत के सबसे बड़े मुजरिम और मुंबई हमलों के गुनहगार लखवी को पूरी इज्जत के साथ अज्ञात लोकेशन में फिट कर दिया। डीएनए में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कैसे रावलपिंडी की अदियाला जेल में लखवी को 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। लेकिन आज आप हमारी रिपोर्ट में लखवी को लेकर पाकिस्तान की असली सोच को जूम करके देखें। मोबाइल फोन पर आप अक्सर करीब से तस्वीर खींचने के लिए जूम लेंस का प्रयोग करते हैं। हमने भी आज की इस खबर पर जूम लेंस लगाकर इसका डीएनए टेस्ट किया ताकि आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाए। जकी उर रहमान लखवी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं जकी उर रहमान लखवी को पुलिस की कस्टडी में उनको ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए आतंकवादी देवो भव। जकी उर रहमान लखवी साहब को जो लश्कर-ए-तैयबा के चीफ ऑपरेशनल चीफ हैं, उन्हें कौन रख सकता है पाकिस्तान की जेल में? मुंबई हमलों के गुनहगार की 5 स्टार रिहाई। जब प्रधानमंत्री जी नेशनल असेंबली गए थे वहां पर ये मुद्दा उठा था और ये मुद्दा उठा था फ्रेंच साइड की तरफ से। उन्होंने कहा कि दे एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद इंडिया फॉर द रिलीज ऑफ टेररिस्ट। पाकिस्तान के आदरणीय आतंकवादी लखवी जी, उनके सामने कौन खड़े होने की जरूरत कर सकता है? ये लोग हमारे हीरो थे, हमारी स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे। इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान ने जिन्हें पनाह दी बाद में वही उसे उजाड़ने पर जुट गए। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान का आतंकवाद प्रेम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। पाकिस्तान की आदरणीय आतंकवाद वाली घटिया सोच की सबसे ताजा खबर है मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड, जिसे दुनिया आतंक के चाचा के नाम से जानती है, यानी जकी उर रहमान लखवी की 5 स्टार रिहाई। आपको बता दें कि कल लाहौर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद लखवी की रिहाई के आदेश दिए थे। पाकिस्तान को अपने आदरणीय आतंकवादी की फिक्र इतनी ज्यादा सता रही थी कि इधर रिहाई का ऑर्डर पास हुआ, उधर चोरी चोरी चुपके चुपके रावलपिंडी की जेल से लखवी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लखवी की रिहाई की तस्वीरें ऐसी थी मानो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा हो। काले रंग की लैंड क्रूजर गाड़ी में लखवी को ऐसे ठिकाने पर ले जाया गया जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यानी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो चाहता था आज आखिरकार वही हुआ। और अब आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठने लाजमी है। ये पाकिस्तान सरकार की साजिश का हिस्सा है जिसने अच्छे तरीके से कोर्ट में पैरवी नहीं की। सारे विश्व को पता है कि वो एक घोषित अपराधी और आतंकवादी है, उसका स्थान जेल में है। तो अगर लखवी के बारे में पाकिस्तान के ऊपर हमको दबाव डालना है तो सबसे पहले आपको मसरत आलम को अरेस्ट करनी पड़ेगी। पहले हाफिज मोहम्मद सईद को खुलेआम छोड़ दिया, अब मुंबई कांड का अभियुक्त जो लखवी है उसको छोड़ दिया। लखवी को पिछले साल दिसंबर में जमानत मिली थी, लेकिन तब भारत के दबाव में आकर पंजाब सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के कानून के तहत लखवी की नजरबंदी को जारी रखने का फैसला किया था। पाकिस्तान को
उचित शब्दों में बात पहुंचा दी गई है। हालांकि जेल में बंद रहने के दौरान भी लखवी को 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता रहा, जिसकी तस्वीरें हम आपको पहले भी डीएनए में दिखा चुके हैं। और अब एक बार फिर लखवी को पाकिस्तान में चल रही आतंक की फैक्ट्री से मौत और दहशत फैलाने का फ्री लाइसेंस दे दिया गया है। लखवी का रिहा होना हमारे मुंह में एक तमाचा है। हमारे पास घंटों घंटों के टेप हैं जिसमें कि ज़कीउर रहमान लखवी की आवाज है, वो किस तरह कराची के कंट्रोल सेंटर से ये पूरा नाटक 26/11 का चलवा रहा है, और पाकिस्तान कहता है कि एविडेंस नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पेशावर के स्कूल के बच्चे मरते हैं तो मरे, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आतंकवादी हमलों में आए दिन पाकिस्तान के सैकड़ों निर्दोष लोगों की बलि ले ली जाए, पाकिस्तान को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया पाकिस्तान की नीयत को शक की नजर से देखे, उन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी की परिभाषा सिर्फ एक है, आदरणीय आतंकवादी, जो एक बार फिर सही साबित हो चुका है। लखवी साहब का केस अगले 10 साल नहीं चल सकते, 10 साल तक भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लखवी साहब के खिलाफ कौन, तो हमारे कौमी हीरो हैं, वो तो कश्मीर की आजादी चाहते हैं। आज हम पाकिस्तान को अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की किताब में लिखी एक बात याद दिलाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि पाकिस्तान आस्तीन में सांप पालकर ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो सिर्फ पड़ोसियों को ही काटेगा, और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को अपने आदरणीय आतंकवाद की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गौर करने की है, और वो है भारतीय खुफिया एजेंसियों की चिंता, जिनका मानना है कि लखवी को जेल से बाहर निकालना भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। और इस बीच आपको बता दें कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई पर भारत ने पाकिस्तान से कड़ी आपत्ति जताई है। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के अधिकारी ने पाकिस्तान के विदेश सचिव से मिलकर लखवी की रिहाई पर नाराजगी जाहिर की है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को ही लखवी की रिहाई का जिम्मेदार ठहराते हुए ये कह दिया कि जांच में भारत की तरफ से सहयोग न मिलने और देरी होने की वजह से लखवी का केस कमजोर हो गया और उसे जेल से रिहा कर दिया गया। लखवी के लिए पाकिस्तान की आदरणीय आतंकवादी सोच से एक बात तो साबित हो चुकी है कि भारत चाहे जितना भी विरोध दर्ज क्यों न कर ले, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। लेकिन लखवी की रिहाई के बाद भारत को चौकन्ना रहने की सख्त जरूरत है। गृह मंत्रालय की इंटरनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने लखवी की रिहाई के बाद अपनी चिंता कुछ इस तरह जाहिर की है। लखवी की रिहाई के बाद भारत को सावधान रहने की जरूरत है। इस बात की आशंका है कि लखवी की रिहाई के बाद आने वाले दिनों में आतंकवादी गतिविधियों में तेजी देखने को मिल सकती है। एक बड़े आतंकवादी हमले को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले 3 महीने से पाकिस्तान लखवी की रिहाई के लिए भूमिका बना रहा था, जिसका मकसद आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाना था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकवादियों को साफ संकेत दिए हैं कि अगर वो भारत के खिलाफ कोई हमला करते हैं तो उन्हें किसी तरह की सजा नहीं मिलेगी। लखवी की रिहाई पाकिस्तान के दुलारे आतंकवादियों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। और चलने से पहले आपको आज का इतिहास भी बता दें। 1710 में आज पहला कॉपीराइट कानून जारी किया गया था। शुरुआत में कॉपीराइट एक्ट सिर्फ किताबों पर लागू होता था, लेकिन बाद में यह कानून अनुवाद, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, नक्शे और आवाज की रिकॉर्डिंग सहित तमाम चीजों पर लागू होने लगा। 1931 में आज विश्व प्रसिद्ध लेबनीज लेखक और दुनिया के सबसे बड़े कवि कहे जाने वाले खलील जिब्रान का निधन हुआ था। 1923 में प्रकाशित उनकी किताब द प्रॉफिट को दुनिया की सबसे लोकप्रिय कृतियों में गिना जाता है। द प्रॉफिट का अनुवाद 50 भाषाओं में किया जा चुका है। उनसे जुड़ी खास बात यह है कि वो अपने विचार और कविताओं को कागज के टुकड़ों, थिएटर के कार्यक्रम के ब्रोशर्स, सिगरेट की डिब्बियों और फटे हुए लिफाफों पर लिखकर रख देते थे। बाद में उनकी सेक्रेटरी बाबरा यंग ने इन कृतियों को इकट्ठा करके उनकी मौत के बाद छपवाया था। 1953 में आज पहली कलर्ड 3D फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म को अमेरिकी एंटरटेनमेंट कंपनी वार्नर ब्रदर्स ने बनाया था। हाउस ऑफ वैक्स नाम की इस हॉरर 3D फिल्म को बनाने में उस वक्त करीब $10 लाख का खर्च था। 1995 में आज पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का निधन नई दिल्ली में हुआ था। उस समय वो 99 वर्ष के थे। मोरारजी देसाई देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री थे।
डीएनए में आज के लिए इतना ही। अब वीकेंड इंटरवल का वक्त हो गया है, इसलिए हम आपके सुखी और सुरक्षित वीकेंड की कामना करते हैं। अब आपसे हमारी मुलाकात डीएनए के अगले एपिसोड में होगी, जिसमें हम कुछ और नई खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।